हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। और आपको इंतज़ार था कि सभी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के क्वेश्चनों का एक साथ सार कैसे मिले, इसका संग्रह करके और आलोक प्रकाशन के सभी क्वेश्चनों पे बेहद पूरा डिस्क्राइब करके एक सिलसिलेवार तरीके से 350 क्वेश्चनों पर अध्ययन करेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपके हर एक मुश्किलों का निजात देगा मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलते हैं हम लोग एक छोटे से कोट्स के साथ कि छोटी छोटी मुश्किलों को आप दरकिनार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियो देखिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप एग्जाम को लेके एक अलग से मेंटलिटी सेट कीजिए कि हमको ये करना है, इतना सारे क्वेश्चन को हल कर लेना है और उसको देखते रहिए। आप हर एक मुश्किल को निजात पाएंगे। और आपकी मुश्किलों पे ही दो लाइन कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें मनुष्य के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। मुश्किलें मनुष्य के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। और हार मत मान गिरकर वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जो लेसन पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, तो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट एवं बेरियम सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड जब बन रहा है, पहला क्वेश्चन, तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब कि ये आयनिक यौगिक एक प्रकार के अपने आयनों का अदला बदली कर रहे हैं। आयनों का अदला बदली करने का मतलब कि सोडियम ले लिया है, सल्फेट था, इसके साथ क्लोरीन को ले लिया है और बेरियम ले लिया सल्फेट को। तो आयनों का अदला बदली होता है, तो आयनों का अदला बदली होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी ऑप्शन दे सकता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चूंकि देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको यहाँ पे दिया है, अगर बात किया जाए कि कॉपर, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पहले था, अब ऑक्सीजन नहीं रहा, तो ये अवकरण अभिक्रिया हो गया यहाँ वाला। और इसमें हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन अब है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक साथ जब दिख रहा है तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होना चाहिए इसका ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन में अपचयन भी दे देता है, अपचयन दे देता है, तो इससे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया जब दिया तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन इसका होना चाहिए। लेकिन अपचयन जब दे दिया इसका मतलब कि खाली दे दिया कि कॉपर ऑक्साइड के सेंस में, कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन बाहर निकला है तो बाहर निकलने का मतलब अवकरण अभिक्रिया हुआ है। और अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया है, तो 21 प्रकार की अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन का योग होना सीधे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड है, एक फेरस ऑक्साइड होता है। चूंकि आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर दें यहाँ पे कि FeO रहता है, मतलब कि लोहा की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो दो दो संयोजकता रहता है, तो ये फेरस होता है, फेरस ऑक्साइड। और यही अगर लोहा की संयोजकता 3 वाला होता है तो, और ऑक्सीजन की 2, तो ऑक्सीजन की 2 इस पे लगता है और उसका लोहा के इस पे लगता है, तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे बोला है फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो अकेले लोहा को विस्थापित किया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को समझने के लिए क्रियाशीलता श्रेणी देखना होगा। और क्रियाशीलता श्रेणी में जो भी धातुएं एक दूसरे के ऊपर होती है वो नीचे वाले धातुओं को विस्थापित कर देती है। इसलिए क्रियाशीलता श्रेणी में लोहा जो है एल्युमिनियम से एल्युमिनियम जो है लोहा से ऊपर है, इसलिए एल्युमिनियम ने लोहा से ऑक्सीजन ले लिया और लोहा को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ये भी अभिक्रिया दिया सेम। अभी इसके ऊपर देखे थे तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एक साथ ये अपचयन अभिक्रिया मारी है इसको। अपचयन अभिक्रिया इसका आंसर इसलिए होगा कि कॉपर ऑक्साइड के सेंस में ही बोल रहा है। जब भी ऐसा ऑप्शन दे, क्वेश्चन नंबर 5 कॉपर ऑक्साइड के सेंस में बोल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड के जब सेंस में बोल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है और ऑक्सीजन निकलना अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, सॉरी, लेड ऑक्साइड और कार्बन, लेड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको चुनना है। तो 4 कथन है इसमें, A B C D करके, और चारों कथन में कौन सत्य है इसको चुनना है आपको। तो देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, अकेले सीसा अपचयित नहीं होगा। अपचयित करने का मतलब कि ऑक्सीजन उससे निकल रहा है, तो सीसा से अकेले थोड़े निकल रहा है। CO2 उपचयित हो रहा है, तो सी, जैसा यहाँ पे बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड से यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ई अपचयित हो रहा है, मतलब कि पूरा।
और किसके पास ऑक्सीजन जा रहा है, तो कार्बन के पास, तो ये उपचयित हो रहा है। तो दोनों के साथ अगर रहेगा, पूरा कंसेप्ट के मतलब लोहा मतलब सॉरी लेड ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन निकला है तो पूरा ही अपचयित हो गया है, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो पूरा ही उपचयित हो गया, तो खाली कार्बन उपचयित हुआ है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन क्या हो गया है, उपचयित हो गया है, हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा सी नंबर। ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया से रिलेटेड है, इसमें एक्सप्लेन वीडियो ऑक्सीकरण अवकरण का अलग से बनाया जाएगा, उसमें समझ आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं हम लोग कि जिंक है और कापर सल्फेट है। जिंक सल्फेट और कापर दी गई रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी विस्थापन अपक्रिया में कापर को जिंक के द्वारा विस्थापित कर दिया गया तो ये एकल विस्थापन, एक ही को विस्थापित किया गया तो एकल विस्थापन कहिए, चाहे इसको खाली विस्थापन अपक्रिया बताइए। 7 नंबर का आपका हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। थोड़ा देखिए, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित कौन होता है, तो जिसमें तीर चिन्ह के दाईं तरफ तथा बाईं तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित कहते हैं। और इसमें असंतुलित कौन है, तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इस अभिक्रिया की कि इसमें ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो रहा है, 3 से गुणा हो गया 2 में, और यहाँ पे 1 2 2 4 2 4 1 5 5 ही हो रहा है। तो ये रासायनिक अपक्रिया समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों में यानी ऑक्सीजन के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? सेम वही क्वेश्चन है, इसमें देख लेना है कि कौन दोनों बराबर है, जो बराबर होगा संतुलित होगा। देख लीजिए इसमें भी कि यहाँ पे क्लोरीन 3 गो है, यहाँ पे दो ही गो था, नहीं संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ये वाला संतुलित है, ये वाला भी संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 गो है, 2 गो है, संतुलित एक ही है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा समीकरण संतुलित है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है उष्मा के चलते, तो उष्मा के चलते टूट के बनाया है कैल्शियम ऑक्साइड और बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको सोचना होगा कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा के प्रभाव में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो उष्मा के प्रभाव में टूटना अपघटन अपक्रिया होती है, और अपघटन एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया है, मतलब कि वैसा अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़ा अणु टूट के 2 या 2 से अधिक छोटे अणु में बढ़ जाए, उसे वियोजन कहते हैं। तो ये वियोजन अपक्रिया को दिखा रहा है। ये 2 या 2 से अधिक अणु, तो 2 अणु बन गया, यहाँ पे बड़ा अणु टूट के। वैसे ही अगर पोटेशियम क्लोराइड टूटेगा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में मुक्त हो जाता है, तो ये भी वियोजन अपक्रिया। और चूंकि ये उष्मा के प्रभाव में होते हैं, इसलिए इसे उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कभी कभी एक बड़ा अणु टूटता है, जैसे यहाँ पे एक चीज समझा दें कि अगर NaCl रहता, NaCl रहता, ये यौगिक है, इसको तोड़ते तो Na पर प्लस आता और Cl पर क्या आता, माइनस, और तभी टूटता जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसको विद्युत अपघटन में रखते हैं हम लोग। अपघटन एक उष्मीय अपघटन, एक विद्युत अपघटन, तो ये उष्मा द्वारा टूटा है, तो अपघटन ही वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, वियोजन अपक्रिया, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की जिंक कापर सल्फेट से अपक्रिया किया है, तो जिंक सल्फेट और कापर बनाया, तो कापर को विस्थापित किया गया जिंक के द्वारा, ये भी विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर। 13, हाँ, इसमें कौन सा उपचायक है? उपचायक मतलब कि उपचायक कहने का मतलब ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वही होता है जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसमें पहले यहाँ पे बात करें कि आई के पास, यहाँ पे जो आई है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अब इसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, देखिए इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, हाइड्रोजन। तो इसके मतलब कि यही वाला जो है I2 उपचायक का काम करेगा। यहाँ पे I2 उपचायक होगा इसलिए कि उसके पास हाइड्रोजन पहले नहीं था, अब हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीजन के केस में हम लोग देखते हैं कि जिसके पास उपचायक का काम कौन करता है, जिसके पास ऑक्सीजन होता है और बाद में ऑक्सीजन नहीं होता, तो जो ऑक्सीजन देता है वो उपचायक का काम करता है, और जो हाइड्रोजन लेता है वो भी उपचायक का काम। लेकिन जो हाइड्रोजन देता है अपचायक का काम, और जो हाइड्रोजन लेता है वो उपचायक का काम। तो ये उपचायक का काम कर रहा है I2। इसका सही आंसर होगा कौन, बी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसमें से देखना है कि जब कापर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो कापर ऑक्साइड बनाया है, और कापर ऑक्साइड ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पे, तो कापर का ऑक्सीकरण हुआ है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी दिखा रही है, यहाँ पे देखना होगा कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है और वियोग भी हुआ है।
तो ये सी नंबर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन का वियोग, पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का योग और वियोग, तो सी नंबर इसका हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपक्रिया, अवकरण अपक्रिया साथ साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडैक्स अपक्रिया या उपापचय अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिडैक्स अपक्रिया कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन वही है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 16 का डी। 17, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो श्वसन तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर श्वसन में ऊष्माक्षेपी दिया तो ऊष्माक्षेपी मारिए, क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलता है। श्वसन की क्रिया लिख रहे हैं यहाँ पे, C6H12O6, और ग्लूकोज के केस ये जब ऑक्सीजन से मिलता है, टूटता है, तो अब बनता है CO2 बनता है, जल बनता है, और प्लस में ऊर्जा बनता है। प्लस में क्या बनता है? ऊर्जा। और जब भी लास्ट में हमको ऊर्जा मिलेगा, उष्मा मिलेगा, हीट मिलेगा, कैलोरी मिलेगा, जूल मिलेगा प्लस में, ये प्रतिफल में अगर प्लस में जब भी उष्मा, ऊर्जा, जूल, कैलोरी, हीट, ये सब सारे चीजें मिले तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मार्क आइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन व अपक्रिया है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, सेम वही है। ऑक्सीकरण व अपक्रिया पिछले बार भी बताया गया, बिहार बोर्ड में पूछा है 2017 में, और भी बहुत बार पूछा है, पुराना बुक से लिया गया। तो उपचयन व अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ये भी बात सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी बात सही। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो इनमें से सभी सही, इसका डी ऑप्शन सही होगा। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग हरा होता है, इसका बी नंबर सही है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। नाइट्रोजन ऑक्साइड धुएं का रंग कैसा होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इसका भूरा होता है, भूरा हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा, इसका सही आंसर है ए। लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर क्या होता है? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जिसको भी PDF चाहिए, PDF के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर 9852558057 व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस PDF को लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर भी ले सकते हैं आप लोग। तो लाल तत्व आयरन का जलवाष्प प्रभावित करने से कौन सा यौगिक बनता है? तो ये पिछले वीडियो में भी आपको समझाया गया था कि जब भी लाल तत्व लोहा रहेगा और इस पर जलवाष्प प्रभावित करेंगे H2O, तो H2O प्रभावित करने से बनता है Fe3O4। इसको हम लोग बोले थे आयरन 1,2 ऑक्साइड। आयरन 1,2 ऑक्साइड, ये दो चीज़ों का मिश्रण बनता है, जिससे फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो Fe3O4 इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको संतुलित भी कर लीजिए। अगर इसमें से एक चीज़ और, हाइड्रोजन गैस भी निकलता था, तो हाइड्रोजन गैस जब निकलता था तो यहाँ पे लोहा 3 है, तो लोहा 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, और यहाँ पे 4 हो गया तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे भी कितना लगा लीजिए, यहाँ पे भी 4 लगा दीजिए, 4 दूना 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है आपका AgCl, उसका हरा रंग हो जाता है, ये हरा कलर का इसमें संक्षारण के टाइम हो जाएगा। रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अपक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? समीकरण। संकेतों और सूत्रों की सहायता से संचित निरूपण इस समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अपक्रियाओं को हम लोग समीकरण में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो फिर आयनों का अदला बदली हुआ है, और आयनों का अदला बदली द्विविस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कितना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो मैग्नीशियम के फीते को जब भी जलाइए चमकीली लौ के साथ जलती है। पिछले वीडियो में भी बताया गया था केमिस्ट्री के कि मैग्नीशियम के फीते पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, उसको रेगमाल से साफ कर लेने से ये ऑक्साइड वाला परत हट जाता है, तब वो चमकीली उजाला लौ के साथ जलती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 26 नंबर कि कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना तब होता है जब कैल्शियम, अगर ऑक्साइड की बात करें तो एक कली चूना या भगरा चूना होता है, इसको सूखा चूना बोलते हैं, रोड़ी चूना बोलते हैं। इसको जब जल में डालते हैं, तो जल में डालते तो ये अपक्रिया होती है, यहाँ पे लिख देते हैं अपक्रिया हम। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में जाता है H2O, तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, इसमें क्या निकलता है? उष्मा। तो उष्मा निकलता है तो ये उष्माक्षेपी अपक्रिया हो सकती है। तो इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना, जब थोड़ा सा उष्मा निकल जाता है थोड़ी देर के बाद से गीला हो जाता है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये बुझा हुआ चूना जब वायुमंडल में छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, तब संगमरमर का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का चमकने लगता है। ये बुझा हुआ चूना है, ये कैल्शियम है खाली। ये रोड़ी कली चूना, रोड़ी चूड़ा, सूखा चूना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बुझा चूना, सॉरी संगमरमर, या इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, खड़िया भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो ये सारा आपका आंसर हो गया।
एक जांच परखने में लिए गए विलयन में लोहे के कील डुबाया जाता है तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि रंग परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग कई बार क्वेश्चन देखे हैं कि जब भी कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालते हैं तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। पहले तो वो हल्का नीला होता है, बाद में वो हरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालिए तो उसका रंग बदल जाएगा। क्यों बदल जाता है? क्योंकि यहाँ विस्थापन अपक्रिया होता है। कॉपर से अधिक क्रियाशील है लोहा, लोहा कॉपर से सल्फेट को ले लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसी चलते उसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला पूछा है, निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, अभी आपको पता है कि जब भी प्रतिफल में जाके ढूंढिए, प्लस में जूल, प्लस में कैलोरी, प्लस में ऊष्मा, प्लस में हीट, ये सारे चीज मिले तो आप मार दीजिएगा ऊष्माक्षेपी पे, और यही जाके इधर मिले प्लस में तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी प्लस में यहाँ पे कैलोरी मिला है, देखिए किलो कैलोरी 94.45 किलो कैलोरी है। तो ये 28 का इसका सही आंसर होगा बी, ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस में और ऊष्मा शोषी के लिए माइनस में होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना, अभी क्वेश्चन पे चर्चा हो गया है, बुझा हुआ चुना आपको नहीं बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक का गुण रखता है? ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन देता है और अवकारक जो ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन लेने वाला गुण एक ही है, सबके पास ऑक्सीजन देने वाला गुण है, अवकारक का गुण यही रखता है H2S। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सूर्य के प्रकाश में प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होने से अपघटित AgBr होता है। ये हम लोग प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में भी देखे थे कि जब सूर्य के प्रकाश में हम लोग रखते हैं तो ये टूट के Ag अलग और Br अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, क्योंकि शरीर में भोजन पचता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसको मारिए, ऑक्सीकरण नहीं देगा तो उपचयन देगा, उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 और NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही, डी नंबर ऑप्शन सही है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा है, 17 तक दिया, लेकिन इसके आगे भी और भी बार पूछा है, 19 में भी मिला था, ये 21 में भी मिला था। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, उसमें से ऊष्मा निकलता है तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से कौन सा सही है? तो आप सही चुनना है इसमें। तो आपको पता होगा कि सोडियम यानी धोमन सोडा का सूत्र जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होता है और कितना भाग जल होता है उसमें? 10 भाग। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, तो ये हो गया आपका 10 भाग जल वाला धवन सोडा, धोबिया सोडा। इसका रासायनिक सूत्र में 10 भाग जल होना चाहिए, तो 10 भाग सही है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये क्षार से अपक्रिया करेगा तब बनाएगा। निम्न में क्वेश्चन पूछा है कि एक जांच परखने के लिए लिए गए विलयन लोहे के कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे बाद विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, कौन विलयन होगा? फिर से वही क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट विस्थापित कर देता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो लोहे के जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, संक्षारण। हम लोग 350 क्वेश्चन का लेके चले हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग चिप्स की थैली में चिप्स को अपचयन से मतलब कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से योग न हो बचाने के लिए कौन सा गैस भरते हैं? तो हम लोग नाइट्रोजन गैस, इसका सही आंसर है, नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है जिससे कि वह जल्दी बासी ना हो, महराए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हो गया। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है, इसे संक्षारण ही बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, रासायनिक परिवर्तन होगा। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो मैग्नीशियम के फीते को एक बार अभी बताएं पीछे कि चमकीली उजाला लौ के साथ जलता है। इसका क्वेश्चन 42 को क्वेश्चन टोटल आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से हो गया। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव 4200 का यहाँ आपको नीचे मिलेगा 42 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार PDF ले लीजिएगा मेरे से और PDF को मिलान के तो लीजिएगा। 4200 में आपको जो भी कंफ्यूजन होगा पुनः पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, हम लोग दूसरे लेसन पे चलेंगे। तो दूसरे लेसन है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण पे हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl,
ये भी सूत्र हो सकता है, कभी कभी ऐसे दे देता है, तो आप इससे घबरा जाइएगा नहीं। CaOCl एक बार दे के इसको, सॉरी Cl दे के और कोष्टक में कर देता है और फिर साइड में Cl दे देता है, इसमें मतलब कोलिन 2 अणु है तो CaOCl ये भी दे सकता है। पोटासियम फिटिकरी, फिटिकरी का रासायनिक सूत्र पूछ भी सकता है आपसे। फिटिकरी का रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 भाग जल। देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 भाग जल। पोटेशियम सल्फेट ऐसा इसलिए लिखा गया कि पोटेशियम की संयोजकता 1 और सल्फेट की 2, तो पहले पोटेशियम सल्फेट लिखेगा। एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम की 3 और सल्फेट की 2, और कितना भाग जल रहना चाहिए? 24 भाग। 3 खंडों में इसको बांट दीजिएगा, पोटेशियम सल्फेट अलग, एल्युमिनियम सल्फेट अलग और 24 भाग जल, तो इससे मिलकर बनता है फिटिकरी, जिसको हम लोग पोटासियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसमें कोई भाग जल नहीं होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो ये बताना नहीं पड़ेगा, C6H12O6, इसका बहुत बार चर्चा की हम लोग। चीनी का अणु सूत्र C12H22O11, तो C नंबर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र अभी बताया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर चूना पत्थर और खड़िया भी इसको कहते हैं, तो इस संगमरमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया का सूत्र ये भी मार दीजिएगा, खड़िया का सूत्र C नंबर होगा, ठीक है, आपका C नंबर हो जाएगा। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र, पिछले वीडियो में भी इसका हम लोग चर्चा किए थे, बिहार बोर्ड 2015 में पूछा हुआ है कि नीला थोथा और तूतिया का रासायनिक सूत्र, तो इसमें 5 भाग जल होना चाहिए। कॉपर सल्फेट के साथ कितना भाग जल रहता है? 5 भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। सोडियम कार्बोनेट जब बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट में आपको देखना होगा कि सोडियम के साथ कार्बोनेट रहना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम की संयोजकता 1, तो इस पे 1 लिखाएगा नहीं, कार्बोनेट की संयोजकता 2, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे सोडियम ये बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, लवण है, नमक। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? तो HNO3। बोरिक अम्ल का क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो गया? ये सब पूछ सकता अम्ल में। निम्न में से कौन सा लवण है? तो लवण इसमें से कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि HCl अम्ल है। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2SO4 लवण है। NaH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है, तो ये भी एक ही। C नंबर जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर C, ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक बार देख लीजिए आप, थोड़ा सा गाइड दीजिए। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो 7 से हमेशा कम, आपको कई बार बताया गया कि अम्ल होगा 7 से कम, क्षार होगा 7 से अधिक, और जो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन जल, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, अभी बताएं, 7 होता है, 7 7 7 सॉरी, उदासीन जल का पीएच मान 7। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल, तो उसका पीएच मान क्या है? संभवतः है। तो हम पिछले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताए थे, अनीला, आप याद कीजिए ना कीजिए, हम याद कराते रहेंगे। छलनी, अनीला और छलनी, अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है, तो ये विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल किया है, तो नीला को लाल किया है, अनीला होगा। और अम्ल के पीएच मान 7 से कम, तो एक ही का 7 से कम है, जिसका मान हो जाएगा आपका कितना? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? तो इसमें तो आपको चुनना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो भस्म है, पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। अच्छा, जिंक ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड क्षार होता है, यानी भस्म होता है। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी भस्म है। सोडियम क्लोराइड जो भस्म नहीं है, ये लवण है, तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा? लवण, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो सेम वही क्वेश्चन है, लवण में NaCl हो जाएगा, और सब क्षार अम्ल है, ये क्षार है देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है? तो प्रबल जब भी बोलेगा तो जिसके साथ अगर सोडियम आ जाएगा, क्रियाशीलता में अधिक है, पोटेशियम आ जाएगा, तो सोडियम और पोटेशियम वाला हाइड्रोक्साइड होता है, वो प्रबल भस्म होता है। तो सोडियम वाला प्रबल भस्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, तो वो प्रबल भस्म रहता है। प्रबल अम्ल कौन होता है? तो प्रबल अम्ल, अच्छा कौन सा अम्ल नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन, सॉरी। अम्ल कौन नहीं है? तो HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है, और ये वाला क्षार है। कौन वाला क्षार है? डी वाला क्षार है, तो यही अम्ल नहीं है, इसका सही आंसर होगा KOH अम्ल नहीं। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो धातु का ऑक्साइड
कि धातु का ऑक्साइड क्षार होगा, कि धातु का ऑक्साइड क्षार होगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये अम्ल है, कौन यौगिक अम्ल है तो यही अम्ल हो जाएगा। बी नंबर, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं तो किण्वन, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये भी कई बार चर्चा हुआ है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल, एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल, तो सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब Na2 रहेगा यहाँ पे, CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट क्षार है, ये तो पक्का। सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्षार होता है, तो ये क्षार है, तो क्षार में जब हम लोग मेथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं तो क्षार में ये पीला रंग देता है। मेथाइल ऑरेंज क्षार के साथ कैसा रंग देता है तो पीला रंग। तो इसको लिख लीजिएगा कि क्षार के साथ अगर मेथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो पीला रंग देगा। अगर इसको अम्ल के साथ मिला दोगे तो लाल रंग देगा। कैसा रंग देगा? लाल। तो लाल रंग देगा। तो इसका मतलब कि जब पीला देगा क्षार के साथ, तो यही है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता होगा तो पीला हो जाता होगा। इसका आंसर मारिएगा इसका ये नंबर। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो किस पौधे से निकाला जाता है, अगले क्वेश्चन में चर्चा की तो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और लाइकेन एक सहजीवी है जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आप लोग देखे होंगे बारिश के दिनों में दीवालों पे एक पीला मतलब पीलापन कलर का, हरा कलर का एक जमता है, उससे लाइकेन कहते हैं हम लोग। किसी कुलाइडी विलयन में निलंबित कणों से परकीड़न को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव होता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है तो जब भी प्रकाश कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो उसके छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश चारों ओर प्रकीर्णित किया जाता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, जिससे प्रकाश का पथ पता चलता है। शुद्ध जल का पीएच मान, तो इसको छोड़िए क्योंकि कई बार बता दिए हैं। निम्न विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो जिसका पीएच मान जितना कम होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है, तो एक वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि PbOHNO3 किस प्रकार का PbHNO3 किस प्रकार का लवण है, तो किस प्रकार का लवण है इसमें, तो OH जब मिला है ना, तो OH मिला है तो इसमें क्षार का गुण होगा, तो क्षारकीय लवण हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच मान का परास इस भी बताया था पिछले वीडियो में कि 7.0 से लेकर 7.8, क्योंकि रक्त के अनुसार ही पीएच परास चेंज होता रहता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, तो इसी के रेंज में रहता है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक वर्षा की पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। ये सब क्षार है, 7 उदासीन है, ये क्षार 8.6 क्षार है, 10 हो जाए तो क्षार हो जाएगा। तो इसका मतलब अम्लीय वर्षा 5.6 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। निम्न में कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो हम बताए थे हाइड्रोनियम आयन के बारे में कि जब हम लोग अम्ल को जल में डालते हैं तो आयनों में टूट जाता है। जैसे HCl को अम्ल जब जल में डाले तो आयनों में टूट गया, तो H पर प्लस आयन होता है और Cl पर कौन आयन होता है? माइनस आयन। लेकिन ये H वाला जाके जल सब क्रिया करता है, जल होता है H2O और जाके मतलब जुड़ जाता है, तो H पर एक और आ जाता है 3 हो जाता है और इसका प्लस वाला रहता है, तो इस आयन को हम लोग बोलते हैं कौन आयन? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच है, इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट को भी बात किए तो हम लोग निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षार किसका होगा, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए वो क्षार होगा, तो एक ही 7 से अधिक दिखेगा 13 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को नीला करता है तो छलनी, क्षार लाल को नीला करता है, इसका मतलब क्षार है, तो क्षार है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 10, सॉरी, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लवण का रवा जल नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है उसमें कोई जल नहीं होता। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, धवन सोडा में 10 भाग जल, नीलत होता है कापर सल्फेट होता है 5 भाग जल, जिसमें कैल्शियम सल्फेट होता है 2 भाग जल। इसका देख लीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है तो क्षार होगा, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षार, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षार, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षार। सल्फर डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है और अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय बनाता है, धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या हो जाएगा, तो सोडियम सल्फेट एक लवण है जिसका जलीय विलयन हमेशा उदासीन होगा। आर्हेनियस का जलीय विलयन है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H बढ़ता है, क्या बढ़ता है? हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, किसका? हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि जलीय विलयन में एस्टिक अम्ल का आयतन, एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन में आंशिक रूप में होता है, बहुत कम होता है जलीय विलयन में एस्टिक अम्ल का आयतन, मतलब कि 5 से 8% तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन,
NaOH। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप मैथ के विधि से भी बना सकते हैं कि 10 के लिए 8 चाहिए तो 20 के लिए 16 चाहिए, तो 16 हो जाएगा। मतलब 10 वाला उदासीन कर 8 को, तो आपको 20 कितना को उदासीन करेगा, 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अपच के उपचार के लिए, तो अपच होगा तो आपको अम्ल का, जैसे अमाशय अम्ल से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उससे अपच होता है। अपच को रोकने के लिए एंटी एसिड चाहिए, मतलब कि अम्ल का विरोधी प्रति अम्ल चाहिए। अम्ल का विरोधी एक एंटी एसिड है। चलिए, निम्न में से कौन सा अम्ल के गुण होते हैं, तो अनीला अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। लेकिन ये लाल लिटमस पत्र को नीला दिया तो ये अम्ल का गुण नहीं है, पहला वाला ही नहीं है। और सबसे ये इसका स्वाद खट्टा होता है। धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकले। जो क्षार से अपक्रिया करते हैं ये भी सही है। क्षार से अम्ल, क्षार से अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया आप लोग पढ़े हैं। जो धातु से अपक्रिया करते हैं ये भी सही है। जिनका स्वाद खट्टा होता है ये भी सही है, लेकिन अम्ल का ये गुण नहीं है, क्योंकि अम्ल नीले को लाल करता है, लाल को नीला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। कई बार चर्चा की कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार। इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करेगा, यहाँ पे चर्चा सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसको मिला दीजिए जल से H2O से, ये अपक्रिया करके बनाता है H2CO3। ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये होता है आपका कार्बनिक अम्ल। कौन अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल इसमें दिया है ऑप्शन कार्बोलिक नहीं, कार्बनिक। कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, तो कार्बनिक अम्ल बी नंबर। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है और ये अम्ल बना है, तो कार्बनिक अम्ल में आपको मारना होगा बी नंबर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए। एक छात्र जांच प्रश्नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। कुछ बूंद क्या करता है, मिलाता है। उसके बाद तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 43 का बी, हरा हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचक में जब भी आप क्षार लेंगे तो उसका हरा हो जाता है, ठीक है। सार्वभौमिक सूचक याद रखिएगा कि क्षार, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, क्षार होता है, और क्षार के साथ सार्वभौमिक सूचक कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है, ठीक है। ये सूचक वाले टॉपिक में हम लोग चर्चा किए हैं। चलिए आगे चलते हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो चूना, बुझा हुआ चूना का उपयोग करेंगे, बुझा हुआ चूना का, ठीक है। चूना जब पानी में डालते हैं और वो बुझ जाता है तो बुझे हुए चूना का प्रयोग करते हैं हम लोग दीवारों की सफेदी करने में। कोई विलयन नीले पदार्थ को लाल कर देता है, याद रखिएगा, अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल नीले को क्या करता है, लाल। तो अम्ल होगा, नीले को लाल कर रहा है। नीले पदार्थ को लाल कर देता है तो उसका pH मान 5 होगा, क्योंकि 7 से कम होना चाहिए। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन कितना होता है, तो क्षार है, कई बार से बोले हैं, तो इसका pH मान 7 से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत कौन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से मिलता है, तो टमाटर से, इमली से, टार्टरिक अम्ल, सिरका से, एस्टिक अम्ल, संतरा से, तो सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो अम्ल नीले को लाल करता है, तो कौन सा आयन लाल को नीला, सॉरी, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो छलनी। क्षार नीले को क्या करता है, लाल, तो ये क्षार वाला चाहिए, OH। 49 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय विलयन में फिनालेफ्थिन सूचक का रंग होता है, तो क्षारीय विलयन में फिनालेफ्थिन का सूचक गुलाबी होता है। इसको भी याद रखिएगा कि जब क्षार में रहेगा तो गुलाबी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रबल अम्लीय विलयन मेथिल ऑरेंज का रंग, ठीक है। अभी पीछे चर्चा किए हैं कि अगर क्षार रहेगा तो वो करता था उसको कैसा, पीला। अगर कोई भी क्षार रहता था तो मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता था, पीला। लेकिन अम्ल रहेगा तो उसको कैसा कर देगा, तो लाल। इसका सही आंसर है 50 का कितना, ए। एक छात्र प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 51 का। तो ये अभी बताया गया, एक बार हरा कर देगा, जब भी हम सार्वभौमिक सूचक लेंगे तो उसको हरा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए हो गया है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, क्षार होता है, और क्षार का pH मान 7 से क्या होता है, अधिक। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत आपका अभी बताया है टमाटर है, क्या है, टमाटर। और सभी पर चर्चा की है, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे आंसर है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर आप सभी मिला के एक बार अपना कंफर्म कर लीजिएगा कि जितना हम लोग देखे हैं क्वेश्चन वो सारे चीज हमको कंफर्म हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे हम लोग, ये विद्युत वाला बनाया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर लेसन पे धातु, अधातु और उपधातु में जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे इस पे। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो हम लोग जानते हैं कि एंटीमनी Sb उपधातु है। अभी आपको उपधातु का भी ट्रिक लिखते हैं, यहाँ पे जगह खाली करते हैं हम लोग, इसको एंटीमनी याद रखिएगा, उपधातु सॉरी उपधातु का लिख देते हैं बीच में। देखिए आपको उसमें भी ट्रिक बताए थे, बोरा सिले जर्मेर से, बोरा सीलो जर्मे और से आंटी टेलियो। ये बात आंटी जी 2 लोगों से कर रही हैं, किससे किससे, तो जर्मे और अरसे से बोरा सिलने के लिए, आंटी टेलियो। तो ये चीज़ें आप कहोगे, इतना याद रखिएगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम Zr, आर्सेनिक As, एंटीमनी का Sb होता है, एंटीमनी का होता है Sb, और टेलीरियम का Te होता है, T टेलीरियम। तो इतना चीज़ें है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलीरियम। तो ये उपधातु है, इसी में से आपसे पूछा है। चलिए इसको छोटा करके देखते हैं हम लोग। इसी में से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो आप एंटीमनी को मारिए, क्या मारिए, एंटीमनी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो कार्बन अधातु है, सॉरी अधातु कौन है, कार्बन है। सिलिका क्या है, तो सिलिका इसमें क्या है, तो सिलिका जब भी हम लोग धातु और अधातु का निष्कर्षण पढ़ते हैं तो उसमें निस्तापित पदार्थ होता है, मतलब कि कुछ चीज़ें जो निस्तापित कर देते हैं, तो उसमें से सिलिका एक पदार्थ है, सिलिका निस्तापित पदार्थ है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का, ये तो बच्चा बच्चा जानता है 24 कैरेट का। कुछ सोना में अशुद्धियाँ मिला के उसको कठोर बनाया जाता है, ठीक है। लोहा का परमाणु संख्या 26, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26, जेट लोहा का Fe का 26। धातु की प्रकृति होती है, तो धातु हमेशा विद्युत धनात्मक होता है। धातु कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, तो कोल, याद रखिएगा, एक कोलोनी, अभी बताएंगे आगे ट्रिक चल के। कोलोनी होता है, कोलोनी मतलब क्रोमियम, लोहा और निकेल, 3 चीज रहना चाहिए, तो इसमें लोहा होना चाहिए, तो लोहा ऑप्शन हो जाएगा किसका, स्टेनलेस स्टील का लोहा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है, अधातु पूछा है। अगर अधातु, हमारे 118 तत्वों में 2 ही द्रव अवस्था में रहते हैं, एक पारा होता है धातु में और एक ब्रोमीन होता है किसमें, अधातु में। तो इसका सही आंसर होगा कौन, अधातु में कौन हो जाएगा, ब्रोमीन। सीसा और टीन का मिश्र धातु, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है सोल्डर, कौन होता है, सोल्डर। सोल्डर मान लीजिए कि सीसा, सीसा मतलब कि Pb, और टीन मतलब क्या हो गया, Sn। तो ये दोनों है तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटे जाने वाला धातु हो जाएगा आपका लिथियम, कौन हो जाएगा, लिथियम। और भी धातु चाकू से काटा जा सकता है, उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, न क ली, इसका मतलब कि नकली धातु है। कहने का मतलब नकली धातु नहीं है, धातु है, लेकिन ये नकली धातु इसलिए कि चाकू से कट जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, 3 धातुएं किससे कट जाती है, चाकू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बहुत बढ़िया सवाल। ऑक्सीजन से संयोग करने वाला जो क्रियाशीलता में बहुत नीचे होगा, तो गोल्ड जो होता है इसका बहुत नीचे होता है, सोना, चांदी, ये सब क्रियाशीलता में जो ऑक्सीजन सब क्रिया नहीं करता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु होता है। आपको एक ट्रिक पहले भी बताए थे, पिताजी, पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो पीतल तांबा और किसका होता है, जिंक का। तो पीतल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहा को अगर जिंक से लेपित करना है तो उसको जिंक जस्तीकरण कहिए, गैल्वेनाइजेशन कहिए, गैल्वेनीकरण कहिए। तो ये तीनों ऑप्शन से मतलब इसमें गैल्वेनीकरण हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं उसको, जस्तीकरण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगर पूरा तत्व में पूछता है तो हीरा हो जाएगा। प्लेटिनियम सबसे धातु में पूछेगा तो हो जाएगा। बक्साइड क्या है, तो बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो बक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। तांबा और जिंक मिश्र धातु है, तो पिताजी अभी बताया पीतल का। तांबा और जिंक किसका हो जाएगा, पीतल का। एक मिश्र धातु इसमें से बताना है, इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। और नेक्स्ट नंबर सवाल में कि एक मिश्र धातु, तो एक मिश्र धातु मतलब कि पीतल एक मिश्र धातु है, किसका किसका पूछना चाहिए, तो पीतल है कापर और जिंक का। पिताजी, तांबा और जिंक, कापर और जिंक, ठीक है। तांबा को कापर कहते हैं, जिंक को जस्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खाद्य पदार्थ के कनस्तर का टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि, हाँ, खाद्य पदार्थों के कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है लेकिन जस्ता का नहीं। इसका मेन कारण है कि
जो जस्ता 3 से अधिक क्रियाशील होता है, ये सही आंसर है कि 3 कम क्रियाशील है और जस्ता क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए 3 का चढ़ा जाता है, जस्ता का नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चांदी की चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर सतह पर काली हो जाती है, निम्नलिखित में किस यौगिक बनने, तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। सिल्वर सल्फाइड बनने के चलते वो काला हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु जो होता है वो एनोड बना होता है। क्या बना होता है, एनोड पे, और शुद्ध एनोड पे और कैथोड पे जाएगा शुद्ध धातु। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो आपको क्रियाशीलता श्रेणी का एक ट्रिक बताएंगे। केवी सिनेमा, सीएफसीसी, निशन, पीवीआई, सपा, इसमें कम से कम 20 तत्वों का क्रियाशीलता श्रेणी हो जाएगी। लेकिन अभी तक याद रखिए, पोटेशियम के बाद से सोडियम के बाद से कैल्शियम के बाद से मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके, तो हम लोग जानते हैं कि जो जिप्सम है उसमें कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 है, और कितना भाग जल होता है इसमें, 2 भाग जल होता है। इसी को जब गर्म करते हैं तो इसका 1.5 भाग जल उड़ जाता है और बचता है CaSO4 और हाफ भाग जल, मतलब कि हाफ भाग क्या हो गया, जल, हेमीहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, हाफ भाग जल है। और हाफ भाग जल को ही हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ही हो गया, तो जिप्सम को ही गर्म करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन के मिश्र धातु, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस्पात जो बना होता है लोहा में कार्बन का मिलाकर बना होता है मिश्र धातु, तो इस्पात सही आंसर होगा। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊपर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता चढ़ाया जाता है, ठीक है। जिंक का एकदम चमकने वाला पदार्थ जो होता है, साइकिल का रिंग हो गया, आपके साइकिल का हैंडल हो गया, मुठिया हो गई, सब चीज चमकने वाला जो भी चीज देखे होंगे उस पर, तो वो जिंक का परत होता है, पतला सा। निम्नलिखित में से पीतल किसका, तो पीतल एक मिश्र धातु उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का। लोहा नोकेल, यहाँ पे एक चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन 28 नंबर जो पूछा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो हम लोग याद रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील जो बर्तन है कॉलोनी में चलता है। लिखिए आप, कॉलोनी आप लोग जान रहे हैं, तो कॉलोनी में चलता है। तो क्यों कॉलोनी ऐसा बोल दिया हम, कि कॉलोनी से ट्रिक एक बनेगा कि क्रोमियम, लोहा और निकेल, तो यही तो पूछा है, लोहा, क्रोमियम और निकेल, तो ये किससे बना होता, मतलब कौन सा मिश्र धातु इससे बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील, कॉलोनी में चलता है। स्टेनलेस स्टील अपने घर में नहीं चलता है, कहाँ चलता है, ये कॉलोनी में। तो कॉलोनी का हो गया आपका ये सामान बनाने का, मतलब लोहा, निकेल, क्रोमियम बनेगा तो ये कॉलोनी बनेगा। अगला, अभी पूछा था कि स्टेनलेस स्टील, पीछे वाले क्वेश्चन में, कि स्टेनलेस स्टील में कौन मिश्र धातु होता है, तो लोहा, जो ऑप्शन था सही था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ताप द्रव रूप में पाया जाता है, धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का Br संख्या, तो पारा का Hg 80 परमाणु संख्या, ठीक है, ये पारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, हाँ, एक धातु ऐसा है जिसका, धातु में हम लोग गुण पढ़ते हैं कि धातु का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन एक धातु सीजियम ऐसा है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक हाथ पे भी ले लेंगे तो ये पिघलने लगेगा, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम, 27 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना है, सबसे ज्यादा तानेंगे तो सोना तनेगा। पाइरोलुसाइट का सूत्र क्या होता है, तो पाइरोलुसाइट एक मैग्नीज का या अयस्क है, MnO2 हो जाएगा, ठीक है। पाइरोलुसाइट किसका अयस्क है, मैग्नीज का, इसका सूत्र क्या होता है, तो MnO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो एक हाइड्रोजन गैस इसमें पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस अधातु भी है और गैस में पाया जाता है, ठीक है। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट दिया होगा, तुम्हारे ग्रेफाइट है, क्या दिया, ग्रेफाइट, हीरा और C16, मतलब कि ये तीनों चीज कार्बन का प्रूफ है, लेकिन एक ही सुचालक होता है, कौन, ग्रेफाइट, जो पेंसिल के नोक में पाया जाता है। एक धातु जो अत्यंत कठोर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। कौन हो जाएगा, हीरा। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है आसानी से, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक बनाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा विद्युत धनात्मक, जो ग्रहण करेगा विद्युत ऋणात्मक। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो यसद लेपन या जस्तीकरण, ऑप्शन दे ही दिया, यसद लेपन या जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, की निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, डी नंबर।
एक धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, अभी बताएं नकली धातु में आपका नकली धातु कौन है, तो नकली, ये तीनों धातु चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो सोडियम है दिया तो सोडियम मारिए। एक धातु जो विद्युत और उष्मा के सबसे अच्छा सुचालक है, तो विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक सबसे अच्छा चांदी होता है, चांदी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का भी सुचालक। एक धातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक है, तो कुचालक पूछ दिया तो इसका लेड, हाँ ये भी ऐसा आंसर याद रखिएगा। जैसे रामायण में राम जी के खानदान में एक कैकई थी, वैसे ही धातुओं के खानदान में एक लेड है सब विपरीत गुण रखता है। विपरीत गुण रखने का मतलब कि ये विद्युत का कुचालक है, धातु होते हुए विद्युत का क्या है, कुचालक। जिस प्रकार रावण के खानदान में एक विभीषण थे, उसी प्रकार अधातुओं के खानदान में ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट का गुण है कि वो विद्युत का सुचालक होता है, सभी कुचालक होते हैं वो सुचालक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि केरोसिन में किसको डुबो कर रखते हैं, सोडियम, क्योंकि बहुत क्रियाशील होने के चलते तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जब सबसे कम क्रियाशील होता है जो उस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सोना। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, ये तो नमक सबको जानता है समुद्री जल में पाया जाता है। अम्लराज के अलावा कह रहे निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है, तो सोना जो है अम्लराज में घुलेगा। अम्लराज आपको बताएं, चलिए पहले सोना ऑप्शन नीचे होगा, लेकिन अम्लराज को जान लेते हैं। ये होता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, HNO3 होगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। इसका मान कितना, इसका अनुपात कितना रहता है 3, और इसका अनुपात कितना रहता है 1। ये दोनों सांद्र विलयन का अनुपात होता है। इन दोनों को मिला के एक ऐसा मिश्र विलयन बनाया जाता है जिसको हम लोग एक्वा रेक्सिया या अम्लराज कहते हैं, और अम्लराज में सोना घुला दिया जाएगा। सोना साफ करने वाले लोग आते हैं, इसी विलयन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि साफ करके फ्री में दे देते हैं, आपको लगता है फ्री में, लेकिन ये सोना घुला लेते हैं उसमें, और धीरे धीरे करके ये लास्ट में उन्हीं सोना को पुनः एक ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इसकी पूरा प्रक्रिया अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा था उसमें एग्जाम में। चलिए, सबसे अधिक अधातुवर्धनीय और तन्य धातु कौन है, तो इसका सोना आंसर मारिए। सबसे ज्यादा तन आता है और सबसे ज्यादा अधातुवर्धनीय छोट साने की भी क्षमता है। सीनेबार किसका इसका है, तो सीनेबार है इसका पारा का। सीनेबार किसका है इसका, पारा का। HGS होता है इसका, HGS सीनेबार, सीनेबार पारा का इसका, याद रहेगा। एक धातु जिसका संचरण होता है, एक धातु जिसका संचरण होता है, तो क्रियाशीलता श्रेणी में ये बहुत नीचे आता है, बहुत दिन तक रखे कोई संचरण, PT, KB सिनेमा, CF नीसन, फिर हाई सप्पा के नीचे ही सब हाइड्रोजन के सब नीचे एक लोहा का ही संचरण होता है, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, पोटेशियम, तब कौन है सोडियम, तब कौन है लोहा, सबसे कम कौन है तांबा। चलिए, जो धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है उस कौन धातु है, तो ये है आपका सोना। सोना चांदी, सोना चांदी है तो सोना मारिए, सोना नहीं है तो चांदी मारिए, ये जी सोना है। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा हो जाता है, तो लोहा द्वारा विस्थापन करना है तो लोहा द्वारा तांबा का होगा, क्योंकि क्रियाशीलता में बहुत नीचे है ये। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम लोहा से ऊपर है, ठीक है, तो उनको मारने जाएंगे लोहा तो फिर मार के उन्हीं को भगा देगा, इसलिए तांबा से लड़ते हैं, ठीक है। चलिए, दो धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये सोना चांदी प्रकृति अवस्था में मुक्त है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सल्फाइड गैस का सांद्रण करते हैं, तो सल्फाइड गैस जो भी मिलता है पहले उसको फेन उत्प्लवन द्वारा निकालते हैं, और फेन उत्प्लवन के बाद से हम लोग भर्जन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फेन उत्प्लवन दिया है, तो ये फेन उत्प्लवन मार लेंगे, उसके बाद भर्जन करेंगे। भर्जन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके दौरान से कम ताप पर गर्म करके और धातु का ऑक्साइड बदल देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भर्जन या जारण भी कहते हैं। तो भर्जन और जारण विधि करते हैं, लेकिन पहले फेन उत्प्लवन करेंगे। हेमेटाइट किसका है इसका, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हेमेटाइट लोहा का इसका, किसका इसका है, लोहा का। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, और लोहा का अयस्क Fe2O3, Fe2O3 ये होता है हेमेटाइट का सूत्र, ठीक है। किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 55 पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका बेधड़क मारिएगा, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। टंगस्टन का संकेत होता है W, ठीक है। कौन सा अधातु, तो ये क्वेश्चन बताना नहीं पड़ेगा, ब्रोमीन है अधातु जो कमरे की तरफ पर किस अवस्था में रहती है। अधिकतर धातु का ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातु का ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। अधिकतर धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों का गुण रखते हैं, उसे हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये क्वेश्चन चर्चा हो चुका है पीछे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कार्बोनेट एस को किस विधि द्वारा
ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये निस्तापन, हम लोग निस्तापन वर्जन में जब अंतर पढ़ रहे थे तो कार्बोनेट एस्को के लिए निस्तापन और सल्फाइड एस्को के लिए भर्जन, और भर्जन का नाम ही जारण है। भर्जन का नाम क्या है? जारण। तो हम लोग को यहाँ कार्बोनेट एस्क मिला है। कार्बोनेट एस्क को क्या करते हैं? निस्तापन। कार्बोनेट एस्क ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके दौड़ांक से कम ताप पर गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं निस्तापन। तो निस्तापन किस एस्क के लिए है? कार्बोनेट एस्क के लिए। लोहा का प्रमुख एस्क कभी बक्साइड हेमेटाइट, सॉरी, लोहा का प्रमुख एस्क क्या है? हेमेटाइट, अभी बताया गया। बक्साइड किसका है? तो बक्साइड एल्युमिनियम का। क्यूप्राइट किसका है? कापर का। सिनेबार किसका है? पारा का। तो सभी चीज़ों पे आपको चर्चा होना चाहिए। कापर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कापर धातु जब कम क्रियाशील धातु रहती है उसको ऊष्मा द्वारा अपचयन करा दिया जाता है। अपचयन मतलब ऊष्मा द्वारा अपचयन कराने का मतलब कि जैसे कापर ऑक्साइड मिला आपको और इसको ऊष्मा द्वारा अपचयन कराने मतलब गर्म कर दिए, तो गर्म करने से कापर मिलेगा और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये होता है अपचयन का करने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ऑक्सीजन जोड़ना उपचयन और ऑक्सीजन को बाहर निकालना अपचयन। तो अपचयन करा देना किसके द्वारा? तो ऊष्मा के द्वारा अपचयन करा देना, ये आंसर हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या 2 बार पूछ चुका है, 26 होता है। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में बहुत बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देने से क्या करते हैं? तो उसको एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण करने का मतलब कि उस पर एक परत चढ़ जाता है ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला, जो उसके बाद दूसरा परत नहीं चढ़ पाता। लेड और टीन मिश्र धातु किसका है? तो लेड और टीन मिश्र धातु है क्वेश्चन नंबर 64 में। लेड और टीन मिश्र धातु है आपका सोल्डर का। लेड और टीन, क्वेश्चन नंबर 64, लेड और टीन मिश्र धातु है किसका? तो इस सोल्डर, ये सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो धातु और एक धातु से मिला के क्या बनता है? तो मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है? मिश्र धातु। समांगी मिश्रण मिश्र धातु में होता है। किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद है, मतलब पारा है, तो उससे क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। अम्लगम कई बार बताया है कि अम्लगम वैसा मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु का होना चाहिए? पारा होना चाहिए। पारा धातु का मुख्य क्या है? सिनेबार है। एक क्वेश्चन फिर पूछा है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड। शुद्ध धातु बनाया जाता है किससे? एनोड से। शुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। जिप्सम को गर्म करेंगे, जिप्सम में 2 भाग जल होता है, कापर सॉरी कैल्शियम सल्फेट होता है, और उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ये जिंक, सॉरी हाँ, जिंक का चढ़ाया जाता है। बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइड किसका अयस्क है? तो बक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो बनाएगा, ये गलत दे दिया यहाँ पे, Fe2O3 होना चाहिए, सॉरी हाँ, Fe2O3 ये बनाएगा, ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा। ये तो जलवाष्प से अपक्रिया करता है, गर्म जलवाष्प से लोहा तब अपक्रिया करके बनाता है। सल्फेट से अपक्रिया करेगा तभी बनाएगा। ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो Fe2O3 बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिया, यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कांसा मुख्य अवयव है? तो कांसा है कापर और टीन का। कांसा है कापर और किसका? टीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा, कापर और टीन का मिश्र धातु। अम्लों के साथ अपक्रिया करने के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस कण होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों के सामने, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे एक अम्ल लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं और एक धातु से अपक्रिया करा देते हैं। जिंक धातु से अपक्रिया करा देते हैं अम्ल की, HCl अम्ल की, और इससे निकलेगा क्या चीज़? तो देखिए बनेगा, इससे बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और प्लस में एक गैस निकलेगा, कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक सॉरी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और जिंक क्लोराइड बना है, तो अम्ल का अपक्रिया कराएं धातु से, यानी धातु है जिंक और अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे अपक्रिया कराएं तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो ये चीज़ें, हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलता है, कभी भी धातु अम्ल से अपक्रिया करेगी तो कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस। ऐसे हम लोग अब खत्म कर लिए हैं टोटल 3 लेसन का, धातु और धातु का फिनिश कर लिए हैं। मैराथन और आगे चलते रहेगा, चौथे लेसन पे चलते हैं हम लोग जल्दी। तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ से ले लीजिए? तो इसका ऑब्जेक्टिव टोटल 75 क्वेश्चन पे चर्चा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का PDF हमसे लीजिए और आप इस पर डिस्कस कीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन चौथा लेसन इंपॉर्टेंट है आपका। चौथा लेसन है कार्बनिक यौगिक, जो चौथा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए एस्टिक अम्ल का IPC नाम। तो एस्टिक अम्ल जो होता है,
एस्टिक अम्ल का आईपीसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। आपको बताया गया कि CH3COOH, इसमें ओइक अम्ल वाला जुड़ा है और एक कार्बन दो कार्बन तो एथ आता है और एथेनोइक अम्ल हो गया। और एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, जिसका साधारण नाम एस्टिक अम्ल होता है। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में 5 से 8% तक एस्टिक अम्ल पाया जाता है। एथिल एल्कोहल का आईपीसी नाम तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल। जो भी कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं आप, एल्कोहल जोड़े हैं, एल्कोहल वाला समूह जोड़े हैं, ओइक समूह जोड़े हैं, कीटोन समूह जुड़े हैं, ईथर समूह जुड़े हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब जुड़े हैं। तो एसिटिल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड समूह आ गया। देखिए एसिटिल्डिहाइड क्या है? तो एसिटिल्डिहाइड होता है CH3CHO। तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में नल जोड़ते हैं, मतलब एनल जोड़ते हैं। तो एनल तो एक कार्बन दो कार्बन तो एथेनल, एथेनल हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड का आईपीसी नाम। आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्लोरोमेथिन का सूत्र क्या हो जाता है? तो CH3Cl कहाँ है? तो इसका सही आंसर है तीसरा नंबर। प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें सहसंयोजक बंध कितना है? तो इसको अब जब भी हम लोग संरचना सूत्र के साथ बनाते हैं, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ये सिंगल बंध रहता है, एक दो तीन हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। तो इस प्रकार टोटल इसमें 3 3 6 7 8 9 10 टोटल को बन रहा है सहसंयोजक बंध 10 गो। इसका सही आंसर होगा कौन? डी नंबर 10। सहसंयोजक बंधों का मतलब टोटल कितना बंध बन रहा है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। कई बार चर्चा किया गया हम लोग। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध है? तो CnH2n-2 वाले जिस सूत्र पे बैठेगा तो तीन आबंध होगा। तो CnH2n मतलब दुगुना से दुगो कम, तीन दुना छः, छः से दुगो कम चार है। तो इसका नाम है प्रोपाइन। प्रोपाइन ट्रिपल बंध के साथ आएगा। कार्बोनिल ग्रुप कौन है? जिसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो वो पूरा वीडियो इसके बाद जब आएगा तो एक कार्बनिक यौगिक का पूरा हम कंसेप्ट ही क्लियर कराएंगे। जब हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा तब हम लोग एक वीडियो लेंगे बोर्ड पे पढ़ाते हुए, तो इस सारे चीज़ों को चर्चा करेंगे वहाँ पे डिटेल्स में। मेरा नोट्स का PDF है, किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो नोट्स का PDF हमसे ले सकता है। इसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कशन करना हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिस्कशन कर सकते हैं, कन्फ्यूजन हो तो। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध है? तो ये हो जाएगा आपका एथाइन। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? तो CO होता है। कार्बोनिल ग्रुप होता है CO। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है आपका एल्कोहल वाला ग्रुप हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल का, तो एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है तो एथाइल मतलब दो कार्बन तो C2H5OH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 11 नंबर। एक्वा रेक्सिया भी बोले हैं। एक्वा रेक्सिया एक विलयन होता है जिसको अम्लराज बोलते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण जो होता है 3 अनुपात कितना होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? इथेन में सहसंयोजक बंध होते हैं, इथेन में सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? तो इथेन में सहसंयोजक बंध भाई C2 और H कितना हो जाएगा? 6। कितने सहसंयोजक बंध होगा? तो 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 4 4 3 7, तो 7 बंध होगा। मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो वही हो जाएगा 3। आपका चारों ओर से चढ़ रहा तो एक एक कार्बन तो 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और इसमें कितने की कमी होती है? तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में कितना? 5। 3 को की कमी होता है तो 3 आबंध बनाएगा ये। ठीक है, चलिए। CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। CnH2n किसका सूत्र होता है? तो एल्कीन का। ये एल्केन का है, ये एल्कीन। और CnH2n और -2 किसका होता है? तो एल्काइन का। तो तीनों याद रखिए। एल्किल ग्रुप पूछेगा तो यहाँ पे प्लस में कितना होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो अवायु शोषण से। इस शोषण वाले लेसन में हम लोग बढ़िया से जाने हैं कि अवायु शोषण जब भी होता है जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं मिलती है तो उससे क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल बन जाता है, जिससे कि मांसपेशियों में दर्द होता था। अगला, सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। एथिल में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि एथिलीन है। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। इसका मतलब कि एथिलीन ग्रुप जो है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड में आप लोगों को पता होगा कि एगो सिग्मा और एगो पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा खाली होता है।
ट्रिपल बंद होता है तो उसमें एक सिग्मा और दो का होता है पाई होता है। तो ये चीज़ें आप सब याद रखिए ट्रिपल बंद के लिए। तो इस सिंगल बंद के लिए एक सिग्मा केवल, डबल बंद के लिए एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बंद के लिए एक सिग्मा और को पाई दो पाई। तो इसमें डबल बंद होता है और डबल बंद में एक सिग्मा एक पाई। कितना नंबर ऑप्शन से होगा? 18 का ए नंबर। 19 ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6, ये बताने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड समूह तो CHO, एल्कोहल समूह OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो COOH, और NH2 तो NH2 ये होता है नाइट्रो वाला, सर अमीनो वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फुलेरिन अप्रूफ है, तो फुलेरिन किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का। अणु सूत्र C5H12 में श्रृंखला समय होता कितना होता है? तो श्रृंखला समय होता है, इसका बताया गया आपका कि वैसा कार्बनिक होगी जिसका अणु सूत्र एक ही हो लेकिन उसका संरचना, उसका क्रियात्मक समूह, उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण अलग अलग हो, उससे हम लोग बोलते हैं समयावयी। और ये श्रृंखला समझौता कितना हो जाएगा इसका? तो इसका 3 गो श्रृंखला समझौता हो जाएगा। लिखने का इसका 3 तरीका हो सकता है। कहने का मतलब कि एक कार्बन 5 लाइन में लिख दीजिए सजा के, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इससे जुड़े रहेगा सभी हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। अगर एक कार्बन ऐसे रहे, 2 कार्बन रहे, 3 कार्बन रहे, 4 कार्बन रहे, यहाँ पे श्रृंखला एगो निकल जाए। क्या निकल जाए? श्रृंखला। नीचे निकाल देते हैं हम लोग श्रृंखला, श्रृंखला नीचे निकाल देते हैं, श्रृंखला यहाँ पे निकल जाए। तो ये कार्बन कितने पे श्रृंखला है? तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथिल जुड़ा है श्रृंखला में, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन, अणु सूत्र वही सेम है लेकिन नाम बदल गया। अब 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, पहले पेंटेन था। अगर कार्बन जुड़ा रहे ऐसे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक श्रृंखला ऊपर एक श्रृंखला नीचे, कार्बन कार्बन का, तो टोटल 5 कार्बन अभी भी है, वही हाइड्रोजन की संख्या होगी लेकिन इसका नाम हो जाएगा एगो मेथिल एगो मेथिल। कितना पे जुड़ा है? तो 2। तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इसका 3 गो अलग अलग संरचना बन सकता है उसी अणु सूत्र से। तो समयावयी कितना हो सकता है? 3। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह कौन है? तो COOH। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समयावयी है? तो समयावयी छांटना है इसमें कि कैसा, इसका मतलब दोनों का अणु सूत्र एक ही हो। तो देख लीजिएगा आप लोग कि इसका अणु सूत्र जब बनाएंगे C2H5OH का, और इस CH3OCH3 का, यानी ये है एथिल एल्कोहल है और ये है आपका डाई मेथिल ईथर, चाहे इसको बोल सकते हैं हम लोग 2 है तो मेथॉक्सी मेथेन भी बोल सकते हैं। तो इसमें जब देखेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, एक 6 है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन, तो इन दोनों में अणु सूत्र समान हो रहा था, ये समय भी। निम्न से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो जिसमें ये आयनिक यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड। निम्न से कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में अपक्रिया करके फॉस्फोराइड के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? तो जब भी ये क्षार है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसी भी अम्ल की अपक्रिया कराते हैं, चाहे सोडियम कार्बोनेट के साथ किसी अम्ल की अपक्रिया कराते हैं, तो हमेशा कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। तो एथेनोइक अम्ल ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन बारिश से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? तो भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है। तो इसका भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा, सॉरी, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो अभी बताएं बेंजीन वाला कौन यौगिक होता है? तो एरोमेटिक यौगिक। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? तो एथाइन बनाता है। एल्युमिनियम के साथ जल अपघटन से क्या बनता है? तो मेथेन बनता है, मेथेन बनता है। ये सब अपक्रिया आपको बताया गया है करके नोट्स में। पेंटेन जिसका सूत्र होता है, तो कितना समय हो सकता है? तो अभी क्वेश्चन बात किया गया 3 समय भी। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक? तो बेंजीन कैसा होता है? एरोमेटिक। बेंजीन का एक बार संरचना सूत्र बता दें कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, एक सिंगल से एक डबल से, एक सिंगल से एक डबल से, एक सिंगल से एक किससे? डबल से। सभी जगह कितना हाइड्रोजन? एक एक सीट बचा है तो एक एक हाइड्रोजन बच गया, और सभी जगह तो यानी C6H6 होता है बेंजीन का अणु सूत्र, और ये होता है एरोमेटिक यौगिक। बेंजीन का अणु सूत्र भी पूछा है तो C6H6 हो गया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंद होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 बंद होते हैं, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का परमाणु होता है, तो बता ही देंगे आप लोग, H2O होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो क्रियाशीलता में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हाँ, इसमें छांटना है। एक Hg है, एक कापर है,
एक Ag है, एक U है। तो सोना चांदी बहुत नीचे, पारा भी बहुत नीचे, कापर हो जाएगा इस सबसे, ठीक है, कापर हो जाएगा। ये सब बहुत नीचे क्रियाशीलता श्रेणी में। E किसका समूह है, कौन सा यौगिक है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमेशा एल्किन ग्रुप आता है। कौन ग्रुप, एल्किन। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप है, तो ये होता है आपका अम्ल वाला ग्रुप। एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये एल्कोहल वाला ग्रुप है, तो एल्कोहल हो जाएगा। मीथेन का दहन से कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो मीथेन के दहन से CO2 गैस प्राप्त होता है। मीथेन का जब भी दहन करेंगे तो कौन सा गैस प्राप्त होगा, सीट। एल्काइन कौन है, तो एल्काइन CnH2n-2 पे जो आएगा, मतलब कि दुगुना से दुगु कम। तो ये देखिए 2 दूना 4 होता है ना, 4 से दुगु कम, तो ये हो जाएगा एल्काइन। ये एथाइन है, एल्काइन में ही एथाइन है, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन का उपयोग कहाँ है, तो एसिटिलीन का उपयोग वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं, उसमें किया जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो एल्काइन आपका इसमें कौन है, तो एसिटिलीन। अभी बताया एसिटिलीन एल्काइन हो जाएगा, सॉरी, एसिटिलीन क्या हो जाएगा, एल्काइन। एथीन के एक अणु में कार्बन के परमाणुओं के बीच कितना बंध होता है, तो एथीन डबल बंध होगा। एथीन आ गया, एल्किन वाला ग्रुप आ गया तो डबल बंध, एल्काइन ग्रुप आ गया तो ट्रिपल बंध, एल्केन ग्रुप आ गया तो सिंगल बंध। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसीटोन का सूत्र क्या है। चलिए इसका पेज यहाँ से गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलिए उसमें क्वेश्चन हम लोग रिविजन कर लिए। एसीटोन का सूत्र क्या है, तो एसीटोन का सूत्र है आपका, एसीटोन होता है कीटोन समूह का। कीटोन समूह का मतलब कि CH3 है, CO यहाँ पे कीटोन रहेगा, और एक और CH3 है, CH3। इसका मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो डाई मेथिल कीटोन बोल सकते हैं। और डाई मेथिल कीटोन को हम लोग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो प्रोपेनोन बोलते हैं, एनोन जोड़ते हैं कीटोन समूह में, तो प्रोपेनोन है। और इसी को हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं एसीटोन। तो एसीटोन हो जाएगा CH3COCH3, ये हो जाएगा A नंबर, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है आपका कौन सा अम्ल, तो सिरका में पाया जाता है एस्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। से में कौन सा अम्ल, मौलिक अम्ल। चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में 72 क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें PDF का थोड़ा सा मिसमैचिंग है, जो गायब हो गया था। 72 क्वेश्चन यहाँ से आप ले लीजिए और PDF का एक बार और देख लीजिए पूरा आंसर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला लेसन है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्वेश्चन कम है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 8 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, तो ई लेसन में पिछले वीडियो में बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब भी बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, इससे पहले केमिस्ट्री का जो 80 क्वेश्चन का मतलब 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है, वो जरूर देखेगा। उससे बहुत सारे चीजें एक्सप्लेन किया गया है। इस क्वेश्चन में, इस ऑब्जेक्टिव के सारे सारांश में हम बस ये चाह रहे हैं कि खाली आपको आंसर बताते चले, क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल समझाते चले, और इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से है। परमाणु का आकार क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, ये भी चीज उसमें बताया है। तो बस आप इसमें जानिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, तो बाईं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं, तो 18 को वर्ग होता है। उदग्र स्तंभ कह रहा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। इसमें आवर्त होता है टोटल 7 और वर्ग होता है 18। तो वर्ग, उदग्र स्तंभ को वर्ग भी कहते हैं, 18 नहीं दिया इसका। आधुनिक नियम किसके अनुसार है, तो आधुनिक जो नियम है, आधुनिक आवर्त नियम, वो परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या की खोज किसने किया, मोस्ले। तो मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी भी कह सकते हैं परमाणु संख्या। क्या आवर्ती फलन होता है, परमाणु संख्या, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, क्योंकि किताब में 114 ही देगा, तो आप 114 मानिएगा। 118 तत्वों की खोज हो चुका है। मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया गया था, तो मेंडलीव का आवर्त नियम 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व था, हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है। हीनिया क्रिजेरे पहले वीडियो में बताए थे। हीनिया क्रिजेरे मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडन, ये सब अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या तो घटती है। बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, घटती है। निम्न से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो न्यूलैंड्स का सिद्धांत है अष्टक सिद्धांत। डोबरेनर का त्रिक नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडलीव ने तत्वों के निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए वर्गीकृत किया, तो मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से है। मेंडलीव किसके अनुसार, परमाणु द्रव्यमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि अष्टक नियम किसका प्रतिपादन किया, तो अष्टक नियम का न्यूलैंड्स ने। पीरियड नियम का प्रतिपादन किसने किया, अगला क्वेश्चन पूछा है, तो डोबरेनर ने। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग का समूह किसे कहते हैं, तो शून्य वर्ग का समूह जिसमें अक्रिय गैस होता है उसे शून्य वर्ग का समूह कहते हैं, हीलियम हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग होते हैं आपके 18। कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7। अच्छा एक चीज और, मेंडलीव की जान लीजिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी में टोटल 6 गो आवर्त थे और 8 गो वर्ग थे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, 7 गो आवर्त है और को वर्ग है, 18 गो वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या। आधुनिक आधार परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज कतारों को हम लोग आवर्त कहते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग होता है और ऐसे ऐसे आवर्त होते हैं। आवर्त 7 गो, वर्ग 18 गो। चलिए, अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व हीलियम। हीलियम हो जाएगा। B18 का भी बताने की जरूरत नहीं थी। इसमें कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो जो भी धातु का ऑक्साइड होता है हमेशा भास्मिक होता है, तो भास्मिक ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, तो मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिए थे, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक प्रभावी है, कैल्शियम तक, इसको बताएं कई बार। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं उसको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उसे हम लोग क्षार मृदा धातु बोलते हैं। 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उसे हेलोजन समूह बोलते हैं और 18वें तत्व के जो समूह होते हैं उसे हम लोग शून्य समूह बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्षार धातु। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो उसके परमाणु संख्या के, तो परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु द्रव्यमानों हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के साथ तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो उसके परमाणु संख्या के, परमाणु संख्या के। मोस्ले ने परमाणु संख्या की खोज करके परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है, तो जो भी अक्रिय गैस होगा शून्य वर्ग का तत्व होगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम प्रतिपादित कब हुआ था, तो ये अष्टक नियम प्रतिपादित हुआ था 66 में, 1866। नहीं ऑप्शन है 1866, इसका ऑप्शन सही है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1866, क्योंकि 1869 में तो इसका प्रतिपादित हुआ मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो इससे पहले ही अष्टक नियम दिया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। चलिए आगे चलते बात करते हैं, इसमें कौन सा आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में कौन है, तो इसके आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है आपका सोडियम, लिथियम, बेरियम, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी धातुओं से, जैसे बीच में यहाँ पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी से काटा जाता है, तो टेढ़ी मेढ़ी धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं, तो इससे क्या कहते हैं, तो उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु बीच में होता है, जैसे इधर का धातु, इधर का सारा धातु है, इधर का बीच वाला अधातु है और बीच में जो उपधातु हो गया। अगला, ओजोन के कण में कितने परमाणु होते हैं, 3 ऑक्सीजन के परमाणु को हम लोग ओजोन प्राप्त करते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनता है तो किससे, तो प्रकाश संश्लेषण से। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तभी बताएं, बात की है डोबरेनर ने। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया, डोबरेनर। आवर्त उदग्र स्तंभ कहलाते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग, सॉरी वर्ग कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रकृतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य छांटना है, तो धातु की प्रकृति घट जाती है, ये सही है। बाएं से जब भी दाएं जाते हैं तो धातु की प्रकृति घट जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, हाँ बढ़ती है। परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये गलत है, क्योंकि धातु की प्रकृति जब घटेगा तो सुगमता से कैसे, अधातु थोड़े त्याग करता है, धातु ना त्याग करता है। तो जब धातु की प्रकृति घट जाती है तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की भी क्षमता क्या हो जाती होगी, घट जाती होगी। ये गलत है, सी नंबर इसका सही, मतलब 35 का कौन गलत है, कौन संबंध असत्य है, तो सी नंबर असत्य है। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, तो क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है और उदग्र कतारें क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। आवर्त सारणी के चतुर्थ या पंचम वर्ग आवर्त कहलाते हैं, तो इसको हम लोग क्लियर बताएं उसमें 37 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में अगर आपको वर्ग के अनुसार जाना है तो वर्ग के अनुसार अलग अलग बांटे हैं, एसपीडीएफ में बांटे हैं। और आवर्त के अनुसार तो पहले आवर्त को लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, सॉरी पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त, चौथे और पांचवे को दीर्घ आवर्त बोलते हैं। चौथे और पांचवे क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और छवे को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं और सातवां अभी क्या है, अधूरा है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु, अभी बताया सिलिकॉन क्या है, उपधातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है, तो इनको क्षार धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार धातु।
एक क्वेश्चन अगले बार भी चर्चा हुआ था कि एक एक्स तत्व है HCl2 बनाता है, तो इसका मतलब कि धातु होगा। क्या होगा? धातु सॉरी मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम के श्रेणी का होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। और यहाँ कोलिन की संयोजकता 1 होती है, फिर भी इसको 2 दिया है, तो इसका मतलब एक्स वाले की संयोजकता कितनी है? 2। तो मैग्नीशियम श्रेणी में आएगा वर्ग नंबर 2 में। मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय 63 तत्व थे। अष्टक न्यूलैंड्स के समय अभी मात्र 56 तत्व थे। 63 तत्व बाद में हो गए, उसके बाद से धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ी। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, और छठवें आवर्त में 32 तत्व है। लघुत्तम की आवर्त संख्या, तो लघुत्तम आवर्त संख्या 1 नंबर है। 1 नंबर में 2 ही तत्व है। न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज गई थी? तो 56 तत्वों की 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के द्वारा तत्वों को वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के मूल आवर्त में तत्वों का कौन सा समूह नहीं था? तो 18 नंबर, शून्य वाला समूह ग्रुप नहीं था, मतलब आखिरी गैस का समूह नहीं था। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम है। अभी चर्चा की मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 7 आवर्त मेंडलीव का है, तो मेंडलीव में 6 वर्ग का पूछेगा, तो आवर्त से 6 गो और वर्ग था 8 गो, तो ये वर्ग पूछा है, तो 8 गो वर्ग थे। कोलिन की संयोजकता कितनी होती है? तो कोलिन के परमाणु संख्या होती है 17। 17 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2, 8 और 7। लास्ट कैसे में कितने की कमी बच रही है? 1 की, और 1 की कमी बचे तो -1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। 1 का अधिक हो जाता तो +1 हो जाता, तो कोलिन की संयोजकता -1 हो जाएगी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 वर्ग है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन के तत्व कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी का टोटल 52 क्वेश्चन चर्चा कर लिए। 52 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे है, और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण है। उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है उसको देख लेंगे। वन संपदा एक है, एग्जाम्पल है, तो वन संपदा लकड़ी। राजस्थान में किस ग्राम में चिपको आंदोलन? तो राजस्थान बोलेगा तो राजस्थान के खेजरी। राजस्थान के कहाँ से? खेजरी। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मतलब कि जो पहले से नहीं चलता रहा, तो ये हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। टिहरी बांध टूटने से कौन सा इलाका प्रभावित हो सकता है? तो इसको याद रखिएगा, टिहरी बांध टूटने से आपका जो इलाका प्रभावित हो सकता है उसका सही आंसर है हरिद्वार। कहाँ पे टिहरी बांध है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस नदी में बनाई गई है? तो भागीरथी नदी पे, सॉरी टिहरी बांध नर्मदा नदी पे, और ये बनी है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो पारंपरिक स्रोत आपका हो जाएगा कोयला, जो परंपरा मतलब पहले से चलता आ रहा है, तो कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्राणियों को विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर निवर्णीकरण, मतलब कि वन होने की कटाई भी प्राणियों का विलुप्त होने का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा वाला जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? इनमें से कोई नहीं, कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, नाभिकीय संयंत्र, कोई जीवाश्म नहीं। डी नंबर मार दीजिएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम लोग सौर ऊष्मा का प्रयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर ऊष्मा का प्रयोग हम लोग ठंडी के दिनों में, यानी बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। कौन वाले दिनों में? बादल रहेगा तो सूर्य नहीं निकलेगा, जिससे कि हम लोग गर्म पानी जो सोलर कुकर करते हैं उससे नहीं कर पाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संरक्षण से है? तो ये है भूमंडलीय ताप से। भूमंडलीय ताप में वृद्धि न हो, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल चला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस? तो CO2 गैस। कौन गैस उत्तरदायी है? CO2। CO2 से हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा है। यूरो 2 और यूरो 3, यूरो 4 इस किससे संबंधित है? तो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 ये सब वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे? वायु प्रदूषण से। यूरो 1 की कब की गई थी? 1992 में। फिर 2000 में यूरो 2, 2005 में यूरो 3 और 2008 में यूरो 4, जिसको भारत 1, भारत 2, भारत 3 और भारत 4 कहा गया।
वन संपदा का उदाहरण कौन है, तभी लकड़ी आंसर मारिएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तब वृक्षों को बचाना था। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, तो कोयला है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो वायु, जल, मृदा और जीवधारी, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो उत्तराखंड। किसमें, उत्तराखंड। बस वन संरक्षण का उपाय है, तो वन संरक्षण का उपाय वनों की कटाई रोककर, जनसंख्या वृद्धि रोककर, वृक्ष नए वृक्ष, इनमें से सभी उपाय है, सभी करके वृक्ष रोप सकते हैं। जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों को घर बनाने के लिए पेड़ काटना होगा, फर्नीचर चाहिए, कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, घर चाहिए, दरवाजे, घर के लिए दरवाजा चाहिए, तो सब चीज़ वृक्ष पे निर्भर है, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी कारण है वृक्षों पे, सभी हो जाएगा। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम कहाँ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में, यहाँ पे ढका हुआ है ऑब्जेक्टिव, 1970 ईस्वी में। विश्व के संपूर्ण जल का कितना भाग समुद्र में है, तो 97% जल किसमें है, समुद्रों में। निम्न में से कौन सा अजैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो अजैविक अपघटित होने वाला पदार्थ एक एक है, सूखा घास, नहीं तो इसमें रबड़ अपघटित नहीं होता है, पॉलीथीन अपघटित नहीं होता है, प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, तो नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, तो भूमिगत जल से जुड़ा रहता है कुआं। भूमिगत जल से कौन जुड़ा रहता है, कुआं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 से। राजस्थान में प्रचलित संरक्षण, जल संरक्षण का एक विधि है जिसे खादिन बोलते हैं। खादिन में एक बांध बना के, और ऐसे राजस्थान में मिट्टी को यहाँ से जल को रोकते हैं हम लोग। जल अगर यहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है, इसमें बहने लगता है, तो इधर कुआं बना लेता है सब। तो इस प्रकार पानी को रोकने की एक विधि होती है जिसे खादिन बोलते हैं। ये राजस्थान में प्रचलित है पानी संरक्षण करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में अगर जल संरक्षण का पूछेगा तो इसके कुल बनाता है सब, कुल। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस, तो गढ़वाल पूछेगा तो रेनी, अभी राजस्थान पूछेगा तो खेजरी, और अगर उत्तराखंड पूछेगा तो चमोली। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना कि जैव संरक्षण के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था कि अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित थे, तो जैव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण से, जैव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसी से क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, जैव संरक्षण के क्षेत्र में जो भी काम करता है, अच्छा, उन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन इससे हुए, और टोटल मिलाकर सभी 350 क्वेश्चन आपका संपन्न हुए। तो इस प्रकार आपका पहला लेसन रासायनिक अपक्रिया में समीकरण, दूसरा लेसन अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा लेसन धातु अधातु, चौथा लेसन आपका कार्बनिक यौगिक, पांचवा लेसन आवर्त सारणी के अनुसार पे तत्वों का वर्गीकरण, और 6वां लेसन प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण। इसके साथ ही सारे चीज़ें समाप्त हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन, इसके सारे डिटेल्स वीडियो, सारे नोट्स और सारे PDF कह रहे थे कि सारे PDF की नोट्स आपको चाहिए, तो आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। उसका डिस्क्राइब के लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो हमारे 1000 सब्सक्राइब के लिए आप लोग सहयोग करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे खुल के उस पर कमेंट बॉक्स में पूछें, या उससे अलग से भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।